जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग आपका आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर। तो आप सब लोगों की पिछली क्लासेस तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर दें। जी भैया, हम अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छा रिवीजन करते हैं, हम इस बात को जानते हैं। आगे आएंगे। बसंत काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कैग के कार्य एवं शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? यूरोप कॉकपिट किसे कहते हैं? माइकल पहाड़िया किस स्टेट में है? और कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो 5/5 का कमाल करके दिखा दो एक बार। बसंत काबरा का संबंध है भैया सरोद से, किससे? लेकिन ब्रजभूषण काबरा किससे हैं? वो गिटार से हैं। कैग के कार्य देखो, कैग को बताएगा आर्टिकल 148 में, उसकी रिपोर्ट बताई थी मैंने प्रेसिडेंट को, देगा आर्टिकल 151 में। और आपका कैग के शक्ति एवं कार्य किस में है? आर्टिकल 149 में है। यूरोप का कॉकपिट किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है भैया। किसको? बेल्जियम को कहा जाता है। और माइकल की पहाड़ियाँ कहाँ पे बताई थी साथी? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया जी? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। क्या स्कोर आया एक बार बता दो, मजा आ जाए स्कोर ठीक से लिखें तो। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। मिशन कल्पना, निकी, नीरज, एस्पायरेंट, बेरोजगार बालक। बेरोजगार बालक आपका फौजी, शेखर, लोकेश, ऋतिक। बहुत बढ़िया। नवीन शर्मा का लट्टू। बहुत सही, बहुत शानदार। ऐसे भी बना लो कुछ, नवीन सर की मिट्टी, नवीन सर का घर, इस तरह का बनाओ कुछ। विकास। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों का स्कोर 4 और 5 है। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्त ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और आंसर करना। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। सितार, संतूर, बांसुरी या मृदंगम? भैया जी मृदंगम के हैं। अनंत आर कृष्णन मृदंगम के ही है। टी गोपाल कृष्णन, एक नाम आप भी बताओ जो जानते हो। टी गोपाल कृष्णन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया वो है हमारा मृदंगम से। उमियापुलम, क्या बोलोगे? उमियापुरम के शिवरामन पूछा जाएगा। उमियापुरम के शिवरामन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे मृदंगम से है। किससे है? शिवरामन का। शिवरामन का संबंध किससे है? वो मृदंगम से है। ठीक है। एक है आपके रामनाथ राघवन। कौन है? रामनाथ राघवन का संबंध किससे है? रामनाथ राघवन का मृदंगम से। सितार से बताएं दोस्त, कोई ऐसा नाम अलग सा हटके थोड़ा। उमा शंकर मिश्र हैं। कौन है जी? उमा शंकर मिश्र हैं। उमा शंकर मिश्र हैं। संतूर से बताओ, सोचो जरा, संतूर से क्या बता रखे? दो रूट वर्ड कौन से बताए थे? स्टूडेंट होने का परिचय दो अच्छा सा। मैंने आपको संतूर कुछ याद कराया था रिलेट करके। मैंने कहा था कौन कौन थे शिव जी के भजन कौन करते हैं? संत लोग करते हैं। तो संत से संतूर से। और आपका सोपोरी, क्या बोलेंगे? भजन से भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी आपका। और बताइए भी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। शिव कुमार शर्मा जी, बड़ा नाम है वो, भूलना नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, एक याद रखेंगे बस, शिव कुमार शर्मा। और आपका दोस्त किसको? भजन सोपोरी को। किसको? भजन सोपोरी को। तो भजन सोपोरी से ही रुस्तम सोपोरी को भी याद रखेंगे। बताना जरा, रुस्तम सोपोरी किस घराने के थे? रुस्तम सोपोरी का संबंध किस घराने से? बांसुरी से। माला चंद्रशेखर हैं। किसे? माला चंद्रशेखर हैं। और याद रख लेना वो किस घराने से हैं सोपोरी? किस घराने से? आपका सूफियाना। क्या बोलोगे? बहुत कमाल, सूफिया बोल रहे हैं कहीं तो। सूफिया, ठीक है, जो भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं है। सूफियाना घराने से हैं। आगे आएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस और दिल्ली ए नोबेल के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान भारत के बंटवारे के ऊपर लिखा अमिताभ घोष ने? नहीं भैया, अमिताभ घोष के लिखेंगे द शैडो लाइंस। कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें द शैडो लाइंस के लिए? भैया ज्ञानपीठ मिला था 2018 में। रस्किन बॉन्ड तो बहुत पूछता है एसएससी। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक को, द ब्लू अम्ब्रेला किसकी बुक है? वो भैया आपकी रस्किन बॉन्ड की है। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए, खुशवंत सिंह। और इनकी एक है द कंपनी ऑफ वुमेन। क्या बोलोगे? द कंपनी ऑफ वुमेन भैया जी किसकी है? इसकी है, द कंपनी ऑफ वुमेन। विक्रम सेठ बताइए। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ भैया जी टू लाइव्स के लिए याद रखते हैं इनको। एक गोल्डन गेट के लिए। किसके लिए? गोल्डन गेट बहुत पूछी जाती है इनकी। गोल्डन गेट के लिए, गोल्डन गेट के लिए। ठीक है। मुझे बताओ मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? वही है
जिन्होंने लिखी है वेटिंग फॉर ए महात्मा, वेटिंग फॉर ए महात्मा, किसने लिखी है ये? यहाँ पे फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो ये लिखी है भैया जी आपका आर के नारायण ने। किसने भाई साहब? आर के नारायण ने लिखी है। ठीक है दीदी, आगे आओ। मनमोहन सिंह जी की बुक का नाम बताओ, हाल ही में निधन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के? एग्जाम में आएगा, बताओ। चेंजिंग इंडिया, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे ये बताना है आपको। चेंजिंग इंडिया। आपका मुझे बताओ सलमान रश्दी की किताब, जिनको आप एसएससी में बहुत पूछा जाता है, सलमान रश्दी की किताब बताओ। सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, बहुत बढ़िया भैया, 13वें थे, 13वें थे, बहुत शानदार, गजब। अभी तुमको पिटाई करेंगे। क्या बोलोगे? सलमान रश्दी की है भैया मिड नाइट चिल्ड्रेन, कौन सी है? मिड नाइट, मिड नाइट चिल्ड्रेन, आपका कौन सी? मिड नाइट चिल्ड्रेन है भैया। और जो इस पर विवाद हुआ था, द सैटनिक वर्सेज, कौन सी थी? द सैटनिक वर्सेज, द सैटनिक वर्सेज बुक इन्हीं की है। एक पूछे जाएंगे आपसे शशि थरूर, मुझे बताओ शशि थरूर की किसी एक पुस्तक का नाम सोचो जरा। शशि थरूर, जब मैं कहता हूँ ना साथी सोचो, तो जरूर सोचा करो, जरूर, हर हाल में। तो शशि थरूर की बुक का नाम बताओ क्या होगा? तो आप बोलेंगे इनकी किताब का नाम है पैक्स इंडिका, कौन सी? पैक्स इंडिका। एक है इनकी वाई आई एम हिंदू, क्या? वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू। द ग्रेट इंडियन नोबेल किसकी है? द ग्रेट, ग्रेट इंडियन नोबेल किसकी है? ग्रेट इंडियन नोबेल, वो भी भाई साहब इन्हीं की है, इन्हीं की है। ओके, आगे आएंगे। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया है? गोपाल प्रसाद दुबे क्यों फेमस है बताओ? गोपाल प्रसाद दुबे जाने जाते हैं दोस्त किसके लिए? छऊ के लिए। फटाफट से बताओ, ये तो सब जानते हो छऊ 3 प्रकार का है। मुझे बताओ छऊ जो है यूनेस्को की आईसीएच में किस ईयर में शामिल हुआ था? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसके साथ में शामिल हुआ था? राजस्थान के कालबेलिया के साथ में। तो किस वर्ष में? तो आपका आंसर आएगा फटाफट से। अरे तुम अपने स्टूडेंट हो यार, शार्प ब्रेन से आंसर कर दो एक बार फटाफट। ऐसा दिखना चाहिए आंसर करते टाइम हाँ सारे ने मेहनत करी है। 2010, 2010, 2010, बहुत बढ़िया। तो देखो गोपाल प्रसाद दुबे, इनका संबंध है साथी आपका छऊ से, याद रखना इस बात को। छऊ 2010 में किस में बताया मैंने आपको? यूनेस्को में शामिल हुआ। और छऊ के कुछ कलाकार हैं जो बहुत चर्चित हैं। एक तो है गंभीर सिंह मुंडा, क्या बोलोगे? गंभीर सिंह मुंडा का संबंध किससे? ना जाने कितनी बार एसएससी दीवानी है इस क्वेश्चन की, ये समझ लो। 1981 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, PS फॉर पद्मश्री। मकर ध्वज दरोगा, दूसरा नाम मकर ध्वज, मकर ध्वज दरोगा, मकर ध्वज दरोगा, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। कब मिला था इनको? 1991 में, नहीं 1991 नहीं, 2011 में मिला था इनको। कब मिला था? 2011 में इनको पद्मश्री मिला था। अभी रिसेंट में सबसे चर्चित कौन रहे थे 2024 में? नेपाल चंद्र सूत्रधार। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आगे आने वाले टाइम में बहुत परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि इनको 2024 में पद्मश्री मिला, 2024 में पद्मश्री मिला। जितने भी छऊ के कलाकार, चाहे महतो नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए? महतो, जैसे कि आपका साधु चरण महतो है, या मोहंती नाम आ जाए, प्रद्युम्न कुमार मोहंती हैं, आपका सुनीता मोहंती है, सुनीता महतो भी हैं, परीक्षित महतो भी हैं। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये छऊ से जुड़े हुए हैं। छऊ कितने स्टेट्स में होता है भैया? 3 स्टेट्स में छऊ हमारा होता है, ठीक है। कथकली के लिए भी याद रख लेना, कथकली कहाँ का है पहले तो बताओ? केरल का है भैया। सदनाम पीबी बालकृष्णम, ये पूछे जाएंगे आगे परीक्षाओं में। सदनाम पीबी बालकृष्णम, क्योंकि सदनाम पीबी बालकृष्णम क्यों फेमस हुए? ये फेमस हुए दोस्त आपका, इनको मिला था आपका पद्मश्री 2024 में। क्या मिला था? पद्मश्री 2024 में, जब नेपाल चंद्र सूत्रधार को मिला था, ठीक है। सत्रिया, सत्रिया के रूट वर्ड बताना। सत्रिया से कोई एक नाम याद बताओ। सत्रिका से क्या बताया था मैंने आपको? जितने भी सत्र, बार बार प्रदीप चलिया हो गए, मणिक बोरबायान हो गए। बोरबायान नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सत्रिया में आपका एक नाम याद रख लेना आप। बोरबायान से कौन है? भाविन, कौन है? भाविन बोरबायान, क्योंकि ये रिसेंट में चर्चित हुए। भावेन बोरबायान। क्या पूछा जाएगा भैया इनसे? भारवेन बोरबायान से पूछा जाएगा आपका साहित्य नाटक अकादमी 2023 किसको मिला? साहित्य नाटक अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य नाटक अकादमी 2023 छऊ में किसको मिला है? किसको मिला है? भाविन बोरबायान को मिला है। भाविन बोरबायान को मिला है आपका, है ना।
निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए, सूक्ष्म वित्त का मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कौन है बताओ? इनको भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न नहीं, सॉरी, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में इनको नोबेल मिला था। किस फील्ड में मिला था? किस फील्ड में मिला था अमर्त्य सेन को? भैया जी इकोनॉमिक्स में मिला था। किसमें? अर्थशास्त्र में दिया गया था। जगदीश भगवती, इन्हें मैं नहीं जानता। पीवी नरसिम्हा राव, बताओ किस टाइम पे ये प्रधानमंत्री थे? 1991 में, जब एलपीजी आई थी। क्या आई थी? 1991 में, जब आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था, जब वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी। इस बार परीक्षाओं में छाया रहेगा मनमोहन सिंह जी से प्रश्न, देखना आप। मोहम्मद यूनुस की बात करेंगे। मोहम्मद यूनुस किस देश के थे? मोहम्मद यूनुस, तो आप बोलेंगे भैया मोहम्मद यूनुस थे आपका बांग्लादेश के अर्थशास्त्री, आपका कहाँ के? बांग्लादेश के थे। और इनको याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब मिला था यूनुस को? 2006 में, ठीक है। और इनको याद रख लेना, इन्होंने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। क्या बोलोगे? जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं, रूरल बैंक है। कौन से? रूरल बैंक के फादर, इसीलिए इनको कहा जाता है। रूरल बैंक की स्थापना इन्होंने की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत में जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है, वो आपका साथी, ग्रामीण बैंकों की स्थापना पूछा गया था आपसे कि किस दशक में हुई? तो भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक है वो बताओ कब बना था? भारत का पहला ग्रामीण बैंक, बोलो भी फटाफट से। भारत का पहला रूरल बैंक कब बना था? किस ईयर में? महात्मा गांधी जी की जयंती पे बना था, 2 अक्टूबर 1975 को। कहाँ पे बना था? इस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। कहाँ पे बना था साथी? आपका स्टेट बता दो तो भी समझ जाऊंगा कि आप जानते हो। मुरादाबाद यूपी में। कहाँ पे? मुरादाबाद यूपी में वो बना था, मुरादाबाद यूपी में, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस की बुक का नाम भी याद रखो, बैंकर टू द पुअर। कौन सी बुक लिखी है? बैंकर टू द पुअर। क्योंकि अब पूछता है चर्चित लोग जो विदेश में हैं, उनकी पुस्तक बैंकर टू द पुअर बुक किसने लिखी है? ठीक है, बैंकर टू द पुअर तो किसने लिखी है? वो मोहम्मद यूनुस ने लिखी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? भाई भारत में हम बोलते हैं राष्ट्रीय पर्व जिस पर छुट्टी होती है, नेशनल। आपको कितने हैं टोटल? पहले तो संख्या बताओ। तो कुल 3 है भारत में। नेशनल फेस्टिवल कितने हैं भारत में? सिर्फ 3 है। कितने हैं? याद रख लेना, सिर्फ 3 है। दिवाली है क्या? आप बोलेंगे दिवाली है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, दिवाली तो सिर्फ हमारा एक त्योहार भर मात्र है। हिंदी जो त्योहार हैं किस महीने में मनते हैं दोस्त, याद है? बताओ जरा, दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो आप बोलोगे दिवाली भैया कार्तिक में मनाई जाती है। पूर्णिमा को कि अमावस्या को? अमावस्या की। क्योंकि मैंने क्या कहा था, दिवाली में कारतक नहीं जा सकते आप, कोई बम छोड़ देगा। दिवाली कार्तिक में। अच्छा, होली किस महीने में मनती थी फिर बताओ? तो होली मनती है भैया आपका किस में? फागुन महीने में। कब को? पूर्णिमा को मनती है। वो कब मनती है? पूर्णिमा को। अच्छा, मुझे एक और बताओ आप, जो दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा वो किस हिंदी महीने में होती है? तब बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पर। मेरी बात सुने, मेरे वाइफ्स के साथ मैच करो, ठीक है। जो लहरें जिन पर मैं आपको सवारी करवाना चाह रहा हूँ उन पे चलना है, उस पर फोकस करना है। जरा बताओ, मार्च अप्रैल नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। कह रहा है एक तो मार्च में मनाई जाती है। भाई साहब मार्च अप्रैल नहीं पूछे जाएंगे, बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया भैया, अश्विन में दुर्गा पूजा होती है। अश्विन में बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, दशहरा और 10 से दशहरा और दुर्ग किले को बोलते हैं। तो 10 दुर्ग कैसे जीतोगे? अश्व पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के। बहुत बढ़िया। तो बताइए जी, राष्ट्रीय पर्व ये नहीं है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा बताओ कौन? पीएम साहब। तो 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्या बोलोगे? गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अच्छा मुझे बताओ, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस हम मनाते हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम मनाते हैं। तो पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस?
ये तो सबको पता है 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो याद रख लेना 2007 से यूएन में इसके लिए प्रस्ताव आया था, 2007 में यूनाइटेड नेशन में। अभी गणतंत्र दिवस से मुझे बताओ, अभी कौन सा गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे? 76वां साथी रिपब्लिक डे हम मनाएंगे। 76वां गणतंत्र दिवस जो हम ये मनाने वाले हैं, इस पर कौन गेस्ट आएंगे हमारे, बताओ जरा। तो इस पे जो गेस्ट आएंगे वो इंडोनेशिया से आएंगे। कहाँ से? इंडोनेशिया से आएंगे। और क्या नाम है उनका? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रोबोबो। क्या बोलोगे? प्रोबोबो आएंगे आपका। कौन आएंगे? प्रोबोबो आएंगे, प्रोबोबो आएंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था, तब भी कहाँ से आए थे? तब भी इंडोनेशिया से आए थे। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। इंडोनेशिया से कौन आए थे? वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे सुकर्णो। कौन? सुकर्णो आए थे, सुकर्णो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सुकर्ण हो गए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे आपका कौन सा, एक पूछा जाएगा हाँ दूसरा जो गणतंत्र दिवस था उस पे कौन आए थे, जरा बताओ। दूसरे वाले पे कौन आए थे? दूसरे वाले पे आए थे नेपाल से वीर विक्रम। कौन आए थे? नेपाल के जो राजा थे वीर विक्रम। तीसरे पे कौन आए थे? तीसरे पे भैया हमने किसको बुलाया ही नहीं। 1952 और 53, 1952 और 1953 में हमने किसी को नहीं बुलाया। तो एक बार एसएससी ने पूछा वह कौन से शुरुआती वर्ष हैं जिसमें गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि या कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ नहीं आया? तो आप कहेंगे 1952 एंड 53 हैं। कौन है? 1952 एंड 53 हैं हमारे भैया। आगे आएंगे। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने बताए थे? फटाफट आंसर करो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। भैया जी केरल और तमिलनाडु में होगा अगस्त्यमाला। 2001 का है। कब का है? 2001 में ये आपका बायोस्फीयर चुना गया था। नीलगिरी कहाँ कहाँ पे बताया था? कौन से 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी? नीलगिरी को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स। नील माने नीला और माउंटेन माने गिरी, तो ब्लू माउंटेन इनको हम कहते हैं। ये आपका केरल, तमिलनाडु और साथ ही आपका कर्नाटक में फैले हुआ 3 जगह। अचानकमार कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है बताओ? कौन सी 2 जगह पे है बोलो? जो अचानकमार है हमारा, अचानकमार, अचानकमार भी इसको हम बोलते हैं, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है साथी, और आपका एमपी पे है। एमपी पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नेशनल पार्क है एक पेंच, जो पेंच नेशनल पार्क है वो कौन से 2 स्टेट से बॉर्डर साझा करता है, बताना जरा। तो आप कहोगे भैया महाराष्ट्र और एमपी से साझा करता है। महाराष्ट्र और एमपी से साझा करता है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष में प्रारंभ हुए थे? पहले खेलो इंडिया कौन से स्कूल गेम्स, इन्हीं को आज हम यूथ गेम्स के नाम से जानते हैं, यूथ गेम के नाम से, ठीक है। 2019 से क्या कर दिया गया था इनको? 2019 से इनको कर दिया गया था खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG। बोलो क्या कर दिया गया था इनको? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी रिसेंट वाले कहाँ पे हुए थे बताओ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनको कर दिया गया। तो कब शुरू हुए? ये आपका 2018 में शुरू हुए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिनकी उम्र 17 से कम हो, अंडर 17, वो तो कहाँ के बच्चे होते हैं? वो तो स्कूल के बच्चे होते हैं। और अंडर 19 जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? अंडर 19 जो आएंगे वो आपका कॉलेज से आएंगे, कॉलेज से आएंगे। याद रख लेना, जब पहली बार ये हुए थे तो कहाँ पे हुए थे? पहली बार कहाँ पे हुए थे? तो पहली बार ये हुए थे आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे साथी? नई दिल्ली में ये हुए थे पहली बार। और पांचवे जो ये हुए आपका, पांचवे हुए थे भोपाल में। पांचवे क्योंकि पिछले ही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पांचवे हुए भोपाल में 2023 में। और छठे कहाँ पर हुए थे आपका? अभी छठे कहाँ पर हुए थे? 2024 में। छठे 2024 में आपका तमिलनाडु में हुए थे, जनवरी में। कब हुए थे? जनवरी में भैया ये हुए थे। कब हुए थे? 2024 में जनवरी में। जनवरी में 19 से 31 जनवरी तक ये हुए। आपको बताना है इसके मैस्कॉट कौन थे, शुभंकर कौन थे, किसको शुभंकर यहाँ पे बनाया गया था। किसमें? आपका छठे की बात हम कर रहे हैं। तो छठे में आप बोलोगे भैया जो शुभंकर बनाया गया था वो बनाया गया था वीरा मंगई को। किसको? वीरा मंगई को बनाया गया था, जो कि रानू वेलु नचियार है। कौन है? रानी वेलु नचियार भी इसको हम कहते हैं। रानी वेलु नचियार भी इसको हम कहते हैं। जो पहला स्थान आया था यहाँ पर छठे में वो किसका आया था? पहला स्थान किस स्टेट का रहा था? फर्स्ट प्लेस पे कौन आया था? तो भैया जी पहले स्थान पे आया था महाराष्ट्र। कितने पे? 57 गोल्ड के साथ में। सेकंड आप बताओगे मुझे। दूसरा स्थान किसका आया था? वो तमिलनाडु का आया था। किसका? तमिलनाडु का आया था। और कितने गोल्ड थे तमिलनाडु के? यहाँ पर आपका 38 गोल्ड थे। 38, 38 या 39 कोई एक थे। 38 या 39 में से कोई एक थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात मुझे बताओ,
कि ये तो हो गए हमारे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, छठे हो गए, ये पांचवे हो गए। जो आपका सातवों की घोषणा भी हो चुकी है, आपने करंट अफेयर्स में यदि पढ़ा हो कि जो हमारे सातवें हैं, जो सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पर होंगे, बोलेंगे भी फटाफट से। सातवें जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे, ठीक है। सर क्या स्टैटिक जीके की बुक इंग्लिश में भी आएगी? हाँ आएगी साथी, ठीक है। अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो 10 तारीख को आप उसे ले लेना, 10 को सेल होती है ना हमारी बुक्स की, हमेशा हर महीने होती है, फिक्स है वो, तब ले लेना, इंग्लिश में आगे आएंगे। हिंदी की आज ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया है? रात तक ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बता दूंगा मैं वीडियो के बाद में, लगाया मैंने फोटो आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया है? जन केंद्रित मतलब जनता को आधारित बजट कहा गया किसको? 1968 के मोरारजी देसाई के बजट को। बजट के लिए फटाफट से बताओ कौन सा आर्टिकल है, बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे यहाँ पर? तो आप कहेंगे भैया वो बजट शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है, बजट जो है वो आर्टिकल 112 में है। और आर्टिकल 112 में क्या कहा जाता है उसको? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और मुझे बताओ फटाफट से, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने ही किया है। कितनी बार? मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया है। क्या किया है? बजट सबसे ज़्यादा बार है ये, सबसे ज़्यादा बार। और यही मोरारजी देसाई जो है, पूछा जाता है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनसे पहले जितने भी लोग थे वो सिर्फ कांग्रेस से थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई वही व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है। तो बताना इनको कब मिला था भारत रत्न? भारत का तो भारत रत्न मिला था इनको 1991 में। क्या बोलोगे? भारत रत्न 1991 में। पाकिस्तान में बताओ, निशान पाकिस्तान इनको कब मिला था? 1990 में मिला था, 1990 में। बुक बताओ मोरारजी देसाई जी की कौन सी है? इनकी बुक का नाम है नेचर क्योर। क्या बोलोगे? देश के जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। जैसे मैं आपसे पूछूं, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बुक का क्या नाम है? जैसे नेहरू जी की बुक बहुत पूछी जाती है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री आपका, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई। गांधी जी मतलब राजनीतिक पुस्तकों में महत्वपूर्ण है साथी, है ना? बताओ भाई। तो क्या बोलेंगे? भारत और पाकिस्तान के लिए मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? जैसे मुझे बताओ, केंद्र में कितने सदन होते हैं, संख्या में बताओ। केंद्र में सदन कितने होंगे? तो सदन बोले तो आपसे आप हमेशा कहेंगे भैया दो होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है आपका? अपर हाउस होता है, नहीं होता? जी भैया, उच्च सदन होता है। लोकसभा ये आपका लोअर हाउस होता है, नहीं होता? क्योंकि इसका चुनाव कोई भी लड़ सकता है, इसका चुनाव हर कोई नहीं लड़ सकता। ऐसे ही साथ ही राज्य में आपका दो सदन होते हैं, स्टेट में कौन कौन से होते हैं? जो निम्न सदन होता है वो होता है विधानसभा, और जो आपका उच्च सदन होता है वो विधान परिषद। जैसे इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है ना? ऐसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कितना होगा? 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। जैसे इसका 5 वर्ष होता है तो इसका भी, विधानसभा निम्न सदन है ना, तो इसका भी 5 होगा। कुल मिला के अगर हम बात करें आपसे, तो मुझे बताओ विधान परिषद कुल मिला के कितने राज्यों में है? तो आप कहोगे विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं भैया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपका कितने में है? तो आपका आंसर आएगा कि वो 6 में है। कौन कौन? यूपी, यूपी का भैया बिहार, यूपी का भैया कौन है? बिहार। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भैया कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक है। और साथ में आंध्र प्रदेश का भैया कौन है? आंध्र प्रदेश का भैया तेलंगाना है। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का, और आपस में हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना होगा। तो यहाँ 6 में है। तो क्या आंध्र प्रदेश में है साथी? हाँ जी भैया। तेलंगाना में? हाँ जी। बिहार में है? यूपी में है? तो चारों में होगी। 1 2 3 4, चारों में हो जाएगी। मुझे बताओ, देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए, इस बात को महत्वपूर्ण लिखना, कि विधान परिषद के सदस्यों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो चुने किस प्रकार से जाते हैं, चुने किस प्रकार से जाते हैं। जैसे कितने सदस्य टोटल होंगे आपका? जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है। यूपी में कितनी है आपका? 99 प्लस 1, 100 सीट है। यूपी में 100 सीट है आपका। तो कैसे चुने जाएंगे ये 100 लोग? याद रख लेना, 1/3 जो होते हैं वो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा। 1/3 जो है वो आपके
1/3 वो नगर पालिका, ये जो भी लोकल बोर्ड है, जल बोर्ड हो, आपका स्थानीय बोर्ड हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, कुछ भी हो, कुछ भी लिख लें आप। और इसके बाद में आपका क्या बोलेंगे, 1/12 जो हैं वो टीचर्स चुनते हैं जो माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्ष से अधिक से पढ़ा रहे हों। 1/12 पे आपका कौन, ग्रेजुएट चुनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, आपका कितने दिन हो चुके हों भैया, 3 वर्ष से ज़्यादा ग्रेजुएट हुए हो चुके हों। और 1/6 क्या आएगा, वो राज्यपाल को द्वारा। तो कितने लोग हैं जब राज्यपाल द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा क्या होंगे, नामांकित होंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे 1/12। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बताओ, इसको आप जांचेंगे कैसे कि कभी गलत होगी, तो इन सबको जोड़ के क्या आना चाहिए, एक। तो कॉपी चलाओ, कॉपी पे पेन चलाओ, कॉपी नहीं चलाओ, कॉपी पे पेन चला के देखो इन सबको जोड़ के एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी भी आप गलती करेंगे तो एक नहीं आ पाएगा, ठीक है, कभी भी करके देख लेना कितना आएगा, कैसे वेरीफाई करेंगे, एक आएगा, तभी तो हमारा जो साथी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेट होता है कि भैया सबको इतना इतना ये चुनेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, आपका राज्यपाल कर सकता है सिर्फ, ठीक है, और वो भी किससे, आर्टिकल 72 से, 74 से, 74 के सबसेक्शन 2 से कर सकता है, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा, जब राज्य राज्य में साथी आपका संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो आर्टिकल 56 से क्या लगता है बताओ, आर्टिकल आर्टिकल 356 से क्या लगता है, तो आर्टिकल 356 से लगता है आपका क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन, क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन केंद्र में लगता है कि राज्य में भी, राज्य में लगेगा, किसमें, राज्य में। पूरे देश में हमको लगाना है तो किससे लगेगा बताओ, पूरे देश में, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पूरे देश में, हाँ जी, या देश के कुछ हिस्सों में भी लग सकता है, इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये अब मुझे बताओ देश में कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो होती है आपका, ये कैसी है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, एनई फॉर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, एससी फॉर स्टेट इमरजेंसी, यहाँ पे है आपका 356। और 360 में क्या लगेगा आपका, आर्टिकल 360 में वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में क्या वित्तीय आपातकाल कभी लगा है, बताओ जरा, हमारे देश में क्या कभी वित्तीय आपातकाल लगा है, सबका आंसर आ जाए यस और नो। आप बोलेंगे भैया नहीं, कभी नहीं लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो है वो हमारे यहाँ पर 125 से ज़्यादा बार लग चुकी हैं, 100 से ज़्यादा टाइम पर लग चुकी है, तो उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मुख्य न्यायाधीश प्रथम आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया, मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे भाई, चीफ जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं बनता, चीफ जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं बनता। बताओ भाई, आंगल मैसूर युद्ध, कितने आंगल मैसूर युद्ध हुए सारे लोग बताएं, कितने आंगल मैसूर युद्ध हुए हैं टोटल भैया जी, 4 हुए हैं, कितने हुए हैं, आंगल और मैसूर के बीच में 4 हुए हैं। एक तो हुआ 1767 से 69, बताओ किसके बीच में, 1780 से 84, बताओ किसके बीच में, तो भैया बताओ क्या इसमें, 1700 आपका एक हुआ था 84 में, ये 90 से 92 हुआ, कब हुआ, 92 हुआ। और चौथा हुआ 1799। पहले टीपू सुल्तान के पिता थे, क्या नाम था उनका, हैदर अली। और हैदर अली लड़े किससे, सारे युद्ध हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से। किसकी जीत हुई थी, तो हैदर अली की जीत हुई थी, किसकी, हैदर अली की जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि भैया हम अब नहीं लड़ेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे फिर युद्ध में लड़ गए। तो आपका हैदर अली तो जो है बीच युद्ध में मारा गया, पोर्टा नोवा के वॉर के समय के बाद में। और यहाँ पर 1784 में क्या हुआ था आपका, यहाँ पे कौन आ गया था, हैदर अली के बेटे का क्या नाम था, हैदर अली का बेटा बताओ, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने बीच वॉर में आकर के हिस्सेदारी ली थी, लेकिन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी लड़ने को तैयार था, ना तो ये जीते ना ये जीते, ठीक है। और भैया आपका 1791-92 अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को घेर लिया। तो ये किस क्या सा हुआ था आपका, टीपू टीपू वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे चौथे में तो टीपू को घेर के इन्होंने मार दिया, टीपू को, यहाँ पे टीपू की हत्या हो गई थी, ठीक है, टीपू की हत्या हो गई थी। तो हैदर अली जो है साथी, ये जो पहला युद्ध हुआ था बहुत बार पूछा जाता है, 1769 में, तो 1767 से 69 हुआ, तो 69 में बंद हो गया। तो 69 में कौन सी संधि हुई थी ये पूछा जाता है, मद्रास की संधि, किसकी, मद्रास की। और साथ ही आपका यहाँ पे 1784 में कौन सी संधि हुई थी, यहाँ पे भैया जी मंगलौर की संधि हुई, कौन सी, मंगलौर संधि हुई थी। तीसरे में आप सारे बताओगे और आप बन जाओगे क्लास के टॉपर ऑफ द स्टूडेंट, अगर आपने आंसर लिख दिया, थोड़े से शब्द लिख देना क्योंकि नाम बड़ा है। बताओ भाई फटाफट से, बहुत बढ़िया, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तब हैप्पी न्यू ईयर है जब तुम अगले न्यू ईयर में कम दिखा दो, नहीं तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा पहले के जैसा ही। तो एक बार लिख दो भैया, कमाल कर देंगे।
सही में लिख दो भैया, कमाल कर देंगे। जितनी ताकत है ना, जितना दम है, वो सब दम ताकत लगा देंगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए, तब जाके हम चमकेंगे। और सबसे, जब वो चमक होगी ना दोस्त, वो सबसे बेहतरीन चमक होगी। ठीक है, उस चमक के सामने कुछ नहीं टिक पाएगा। बताओ भाई। बहुत बढ़िया जी। श्री लिख दिया लोगों ने, श्रीरंगपट्टनम, बहुत बढ़िया जी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यहाँ पे कौन हो गया? टीपू की मौत हो गई। ओके, नेक्स्ट है। तो सॉरी, आंसर तो दिया ही नहीं। तो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो हैदर अली जिंदा था, पुर्तगालियों से नहीं भैया, जितने भी लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े गए। आगे आओ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा हुआ? तो आंग्ल मैसूर 4 हुए थे टोटल, तो आंग्ल मराठा भी हुए 3। जो पहला हुआ आपका आंग्ल मराठा, जो पहला हुआ, सेकंड एंड थर्ड, देखो यहाँ पे भी जो ट्रीटी हुई वो पूछी जाती हैं। पहले में हुई 1775 से 82। यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी वो थी सालाबाई की संधि। कौन सी? सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, सालाबाई की संधि हुई थी। और आपका दूसरा जो हुआ 1803 से 6, इसमें संधि 2 हुई थी। एक तो शुरुआत में तो हुई थी बसीन 1802-3 में, ठीक है, बसीन। और फिर हुई थी लंत में 1806 में राजापुर घाट ट्रीटी। कौन सी? राजापुर घाट संधि इसमें हुई थी, राजापुर घाट संधि। तीसरे में साथी आपका तीसरा लड़ा गया था 1817 से 18। यहाँ पे मराठा संघ को खत्म कर दिया गया था। और जो ये संधि यहाँ पे हुई थी 1818 में, वो हुई थी मंदसौर संधि। कौन सी? मंदसौर ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी, मंदसौर ट्रीटी, याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे, किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो आप कहेंगे सालाबाई की। श्रीरंगपट्टनम की पता चल गई दोस्त आपका 1792। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज जी और 1665 की है। कब की है? 1665 की। किन किन के बीच में हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी और मुगलों के बीच में हुई थी। शिवाजी महाराज जी और मुगलों के बीच में ये हुई थी। ओके। सूरत की संधि इसी में हुई थी शुरुआत में, शुरुआत में सूरत की संधि हुई थी 1775 में, जब मराठाओं को इन्होंने लालच दिया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर पढ़ लिए आपका, हमने रिवाइज कर लिया किसको? आंग्ल मराठा युद्ध को। अब आता है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए थे बताओ जरा? कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए थे? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए फटाफट से। डी 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 डी, 3 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं। कर्नाटक युद्ध हुए थे भैया 3, आपके 3 हुए थे। तो पूछ रहा है 1760 में ब्रिटिश सेनाओं को हराया, किसने हराया था? आपका फ्रांसीसी सेनाओं को हराया 1760 में। आरकोट में घेराबंदी हुई थी। अडियार का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध हुआ था 1760 में, या वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो क्या बोलेंगे भैया जी? वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसका? वांडीवास का। कब हुआ था ये आपका? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। एक तरफ थे आपका फ्रेंच, और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। कौन था? काउंट डी लाली था। और साथ ही अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था आपका? बताओ। आयरकूट था। आयरकूट था, आयरकूट था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा हुआ आपका वांडीवास का युद्ध। पहले को याद रख लेना, जो हुआ था पहले का अंत हुआ था 1746 से 48, 1746 से 48 एक्सला से अप्रैल से। दूसरा 1749 से 54 जो हुआ था, उसका अंत हुआ था पांडिचेरी ट्रीटी से, पांडिचेरी संधि से। और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर झारखंड में? भैया जी छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा में क्या ज़्यादा मिलता है? यहाँ पे लोहा और एल्यूमिनियम ज़्यादा मिलता है। क्या? एल्यूमिनियम और लोहे के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, काफ़ी मिलता है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल की बात करें, इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है बताओ? चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है? तो भैया जी राजस्थान में मिलता है। खनिज उत्पादन की अगर हम बात करें आपसे, जो मिनरल्स है उनके प्रोडक्शन की हम बात करें, खनिज उत्पादन में जो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर भैया उड़ीसा आता है। कौन आता है? पहले स्थान पर उड़ीसा आता है। और देश भर का अगर मैं बात करूं, 44% लगभग अकेले। दूसरा आपका साथी छत्तीसगढ़ आता है। कौन आता है? छत्तीसगढ़। तीसरा भी मैं आपको बताऊं तो राजस्थान आता है। कौन आता है? राजस्थान आता है। मुझे बताओ, बॉक्साइट भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट आंसर आ जाए भैया सबका। बॉक्साइट भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो बॉक्साइट होता है आपका उड़ीसा में। किस में होता है? उड़ीसा में होता है।
तांबा की अगर हम बात करें, तांबा बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो तांबा एमपी में होता है। अभ्रक कहाँ पे होता है साथी आपका? अभ्रक भैया जी आंध्रा में होता है। कहाँ पे होता है? अभ्रक हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चांदी बताओ दोस्त कहाँ पर होता है? चांदी हमारा राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। सोना कहाँ पर होता है साथी हमारा? तो सोना दोस्त कर्नाटक में होता है। क्या बोलोगे? सोना हमारा कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। ओके। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? बोकारो जहाँ पे भारत में तो सतत कोयले के लिए जाना जाता है, तो कहाँ पर होता है? तो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, या फिर वेस्ट बंगाल में? तो क्या बोलेंगे भैया जी? झारखंड में होता बोकारो। कहाँ पे? झारखंड में। और क्या क्या है झारखंड में? झरिया है। क्या है? झरिया कोयला क्षेत्र आपका। गिरिडीह बताओ कहाँ पे है? गिरिडीह बहुत पूछा जाता है। डाल्टनगंज पूछा जाएगा आपसे। डाल्टनगंज कहाँ पे है? डाल्टनगंज कहाँ पे है? धनबाद कहाँ पे है भैया? ये भी यहीं पे है। कहाँ पे है? यहीं पे है। तो बोकारो तो हो गया आपका क्षेत्र झारखंड में। लेकिन मुझे बताओ कि जो कोयला का सबसे पुराना क्षेत्र है वो कौन सा है? कोयला का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है आपका? सबसे पुराना क्या बोलोगे? कोयला का सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो है भैया हमारा रानीगंज। क्या बोलोगे? रानीगंज। और कहाँ का है वो रानीगंज आपका? रानीगंज कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में ही है आपका वीर भूमि। क्या? वीर भूमि कहाँ पे है? वो भी वेस्ट बंगाल में है। सिंगरौली और उमरिया बताओ कहाँ पे हैं खान? सिंगरौली खान और उमरिया खान कहाँ पे हैं? सिंगरौली और उमरिया खान कहाँ पे हैं? तो सिंगरौली और उमरिया खान आज घर के लिए लिख लो इस बात को कि भैया जो आपका क्या बोलेंगे, उगरिया और सिंगरौली ये कहाँ पे हैं? ये पूछा मैंने आपसे। उगरिया और सिंगरौली ये कहाँ पे हैं? एमपी में है। कोरबा और सोनहट बताओ कहाँ पे है? कोरबा और सोनहट जब आपने इसको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आपके पास नोट्स होंगे इसके। लिखो इसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया, जरूर पढ़ेंगे हम इसको। छत्तीसगढ़ में है। नज़ीरा की खानें भारत में कहाँ पर हैं बताओ? नज़ीरा की खान कहाँ पर है? तो नज़ीरा कभी भी पूछे, नीजरा नहीं नज़ीरा, नज़ीरा की खान कहाँ पर है? तो नज़ीरा माइंस भारत में है, असम में। असम में, ठीक है। नामचिक नामफुक कहाँ पर है बताओ भैया? नामचिक, नामचिक नामफुक कहाँ पर हैं खाने? नामचिक नामफुक सबका आंसर आना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है। नामचिक नामफुक सबका आंसर आ जाए। शॉर्ट में लिखा करो हमेशा, शॉर्ट में। असम नहीं, असम नहीं, असम नहीं भाई। असम में तो अच्छा पिछले का आंसर दे रहे होंगे नज़ीरा का। अरुणाचल लिखें, अरुणाचल बहुत बढ़िया, कई दोस्तों ने लिखा भैया जी अरुणाचल का है। कहाँ का है? अरुणाचल का है। ऐसे लिख लो, अरुणाचल का है, ठीक है। अरुण किसका है भैया? आंचल का। अरुण आंचल का है। कांतापल्ली कहाँ पर है खान बताओ? कांतापल्ली कहाँ की खान है? तो कांतापल्ली भैया जी आंध्रा की खान है। कहाँ की है साथी मेरे? आंध्रा की है। नेवेली कहाँ की है? एक इम्पोर्टेंट सूचना और आपको दे दूं, नेवेली कहाँ की है आपका? वो तमिलनाडु की है। कैंपेटी कहाँ की है? कैंपेटी कहाँ की है? कैंपेटी आपका साथी महाराष्ट्र की है। देखो जब कभी भी कोई एग्जाम देने आप जाते हो, कभी भी जाओ, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं, आप सीखते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम एफर्ट अपनी तरफ से लगाते हैं, तो आपने जो पिछले एग्जाम दिए उनका एनालिसिस करते हो। जैसे जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये लगभग मतलब समकक्ष पेपर हैं, एक जैसे पेपर हैं, ठीक है। इनका स्तर मतलब एक जैसा रहता है, दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी का थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अब मैं आपके लिए क्यों फायदे की बात ये बता रहा हूँ, काम की बात आपके लिए ये है कि आज शाम 7 बजे मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर कराऊंगा। शाम 7 बजे जो स्टैटिक जीके में पूछे गए थे सिर्फ, तो उसमें मैंने 100 क्वेश्चन मार्क करे हैं। और वहाँ हम सिर्फ टॉप प्योर कोर उसकी बात करेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ पूछा गया था, अतिरिक्त बातें नहीं की एक्सपेक्टेड, सिर्फ उसकी। तो क्योंकि अब एक्सपेक्टेड आप जानते हो, थ्योरी आप पढ़ चुके हो, तो मैं उम्मीद करूंगा आप उस सेशन को लगा लेना, है ना। तो शाम 7 बजे आज हम उसको करेंगे। जिस साथी के पास समय हो जरूर लगा ले, और जिसके पास समय ना हो तो वो अपने तरीके से अपने समय का चुनाव कर ले कि उनको कैसे करना है, ठीक है। भैया 14 को एक बार देख लीजिए, क्या हो गया 14 में? बताओ एक बार, 14 में क्या हुआ बोलो भी फटाफट से। 14 में एक बार बताएंगे क्या हुआ है? 14 को देखने के लिए कह रहे हैं कुछ बच्चे। 14 को एक बार देख लें, बताओ भाई फटाफट से। चलो भाई। भैया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? इसका झारखंड होना चाहिए।
कोयला भंडार नहीं, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और दोस्त सबसे ज़्यादा जो भंडार है रिपोर्ट्स के हिसाब से वो तो छत्तीसगढ़ का दिखाया उसने। हो सकता है आपने इसको झारखंड पढ़ा हो या रिसेंट रिपोर्ट्स में अपना तैयार हुआ हो। इसको एक बार अपने नोट से मैच करना है ना, देखना है इसको, नोट से मैच करना, क्योंकि जब मैंने इसके लिए रिसर्च की तो मुझे इसमें दिखाया उसने छत्तीसगढ़ रिसेंट में। एक बार थम्स अप करो, ठीक है। बोलेंगे भी सर्वाधिक कोयला भंडार कह रहा है। देखो यहाँ पे भंडार जब शब्द का इस्तेमाल आया ना, भंडार का मतलब होता है, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पे, शायद इस बात से कंफ्यूजन हो सकता है आपको। भंडार का मतलब होता है मौजूद है वहाँ पे। उत्पादन शब्द का मतलब होता है बाहर जो निकल रहा है। तो यहाँ पे उत्पादन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया बच्चों। कभी आप उस वजह से कंफ्यूज हो कि भैया यहाँ पर आपका उत्पादन शब्द का इस्तेमाल होता तब हम झारखंड दे रहे होते। मेरे हिसाब से आप इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। ऐसा ही है क्या? इसी वजह से, इसी वजह से कंफ्यूज है क्या? देख लेना बाकी उसको ना एक बार और ध्यान से। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, बोलो भी फटाफट से, बोलेंगे भाई, अभी बता देंगे भाई, एक बार वेरीफाई कर लेना है ना, देख लो एक बार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसा हो सकता है ना रिसेंट में हुआ हो, तो उसको देख लेंगे, अभी बताते हैं आपको, ठीक है ना, मैं भी देख के बताऊंगा। ओके। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 1948 में। कब? 1948 में। किसने तैयार की थी बताओ? किसने? तो हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पे है मुखर्जी नगर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बत्रा चौकी के पीछे लग रही है ना इनकी तस्वीर। क्या बोलेंगे? और यहाँ पे याद रख लेना कब थी, 6 अप्रैल को थी, 6 अप्रैल को 1948 में थी, 6 अप्रैल 1948 में थी। इसमें क्या बताया गया था, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग थे, उनको कितनी श्रेणियों में बांट दिया था? 4 कैटेगरी बना दी थी। सारे लोग बोलो, 4 कैटेगरी बना दी थी। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, वर्तमान आज तक कितनी औद्योगिक नीति आ चुकी हैं, कुल बताओ, कुल औद्योगिक नीति कितनी आ चुकी हैं? तो कुल औद्योगिक नीति 1948 के बाद में दूसरी कब आई थी? 1956 में। इसको नेहरू जी ने तैयार किया था। क्या बोलोगे? नेहरू जी ने इसको तैयार किया था 1956 के बाद में। 1977 में आई जो जनता पार्टी की सरकार थी, फिर 1980 में आई, फिर 1990 में आई, और छठी सबसे इंपॉर्टेंट 1991 आप जानते ही हो, इसको लिख लो, 6th है, जिसमें 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पे आई थी। और इसी में आया था हमारा एलपीजी। क्या आया था? इसी में हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है आपका, या लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज़ों को लाया गया था। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब कुछ समय तो उनको बेरोजगार मिल जाता है, ठीक है। जैसे खेती में आपका कुछ लोग हैं, आपका कुछ एक विशेष रूप से जानते हैं कि भाई वो आलू खोदना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, या कोई आपका कोई विशेष कारीगर है जो सिर्फ उसी चीज़ को जानता है। जैसे कि मान के चलो गाइड है कोई जो आपका बताता है, गाइड का मतलब समझ रहे हो ना, जो समझाता है इसके लिए कि क्या खूबी है, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है। वो हमेशा तो पर्यटक रहते नहीं, तो हमेशा पर्यटक नहीं रहते, तो ऐसी बेरोजगारी को हम बोलते हैं सीजनल। सीजनल अल्प रोजगार, जब हमारे लिए कम रोजगार मौजूद हो। प्रच्छन्न का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रच्छन्न छिपी हुई। बताओ प्रच्छन्न जो है वो किस क्षेत्र में मिलती है? डिसग्यूस्ड जो छिपी हुई है ये किस क्षेत्र में मिलती है? ये कृषि में भैया मिलती है। ये क्या होता है, जब आवश्यकता तो कम लोगों की है लेकिन अधिक लोग उसमें लगे हुए हैं, अधिक लोग जो है उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताओ जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। पहले तो मुझे बताओ पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है? बोलेंगे भाई फटाफट से, पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है? भैया लाल मुंह ना बनाओ, अभी बताएंगे किताब के बारे में। लाल पीले मुंह मत बनाया करो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे शांत विवेकी, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है फिर उसका। खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, लाल पीले मुंह बनाते हो, कोई अर्थ है फिर उसका? इंसान हो तुम या? आओ आगे। पदार्थ की उस अवस्था को क्या बोलेंगे? पहली तो होती है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी। और पांचवी जो प्रयोगशाला में बनी उसका क्या नाम है? पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये बताओ ये किस वर्ष में तैयार हुई थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और बोस कौन है, इनका पूरा नाम लिखो इसमें, तब तुम्हारा समझ में आएगा मुझे कि हाँ रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई की है। 1924-25 में इसको डिक्लेयर किया गया था। तो देखो ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है आपका? द्रव का तो जो है आपका वॉल्यूम जो है ना वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो साइज है वो फिक्स नहीं होता।
यानी कि आकार फिक्स नहीं होता। और गैस में तो क्या होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है, ना ही आपका एक फिक्स साइज होता है, ना तो आयतन ना आकार, तो दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते। बोस का नाम बताओ, कौन से बोस हैं? आइंस्टीन तो सभी जानते हैं। बोस जी का नाम लिखो, का नाम लिखा, दिखाओ भाई, किसी बच्चे ने लिखा? सत्येंद्र नाथ बोस। और किसी बच्चे ने लिखा हो, जरा दिखाएं। सत्येंद्र नाथ बोस भैया, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से क्या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि क्या चाहिए? सल्फर चाहिए। और किसकी कमी से आपका गहंगा रोग हो जाता है? ये भी क्वेश्चन इसी से बनता है। तो थायराइड को परेशान करता है आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गहंगा रोग होता है। कई बार पूछा जाता है जो अबॉर्शन है उसका कारण क्या होता है? गर्भपात। गर्भपात का कारण क्या होता है? अबॉर्शन का कारण क्या होता है? गर्भपात का कारण बन जाता है। आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार पूछा, मस्तिष्क की क्षति जो हो जाती है किसी का, जो मस्तिष्क है वो कमजोर हो जाए, ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की वजह से होता है। इसीलिए पूछते हैं ना बच्चों से कि भाई आपके नमक में, टूथपेस्ट में नमक वाली बात नहीं कह रहा, क्या आपके नमक में आयोडीन है? ये जरूरी है, नमक में आयोडीन हो। ओके, आगे आएंगे। ल्यूकेमिया एक कैंसर है। ल्यूकेमिया कैसा कैंसर है? रक्त का। कैसा कैंसर है? रक्त का कैंसर है, रक्त का। इसमें क्या होता है कि भाई देखो, ऐसा होता है ल्यूकेमिया में, जो अस्थि मज्जा है ना हमारा, अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? बोन मैरो। जो अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका जो है उनको इफेक्ट यही करता है। अस्थि मज्जा में जो रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका है, उनको क्या करता है? ये प्रभावित करता है, यानी कि इफेक्ट करता है, और वही क्या बनता है? ल्यूकेमिया बन जाता है। और प्रभावित जो रक्त कोशिका होती है, लिखना, पूछा जाता है इससे प्रभावित जो रक्त कोशिका है वो कौन सी है? प्रभावित जो रक्त कोशिका हैं उनका नाम होता है लिम्फोइड या माइलॉइड बोलते हैं उनको। लिम्फोइड याद रख लो तो भी काम बनेगा। लिम्फोइड या माइलॉइड उनको कहते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर हो जाता है, रक्त का कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर कितनी प्रकार का होता है भैया? 3 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। जैसे ल्यूकेमिया हो गया, क्या हो गया? ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया। पूछ लेता लिम्फोमा किसका प्रकार है, तो आप लिखना ब्लड कैंसर का प्रकार है। माइलोमा किसका प्रकार है? तो ये आपका ब्लड कैंसर का प्रकार है, ब्लड कैंसर का। मुझे बताओ, कैंसर के लिए जो थेरेपी होती है उसको क्या कहते हैं? कैंसर के लिए जो थेरेपी होती है तो क्या बोलेंगे उसको? कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, बोलो भाई? तो कैंसर का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ऑन्कोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका साथी ये चेक हो चुका है, इसको देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग ही गलत है, उसको जरूर एक बार ठीक करेंगे आप लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था ना? 14। उसका झारखंड होगा, झारखंड ही होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। 14 को क्या बोलेंगे? झारखंड ही होगा। तुम तैयारी करते हो क्या? झारखंड ही होगा। तुम्हारा भी एग्जाम है? नहीं, ऐसे ही। बहुत बढ़िया भाई, ढूंढ के लाए हूँ, बाहर से पूछ के आए हो। हैं? ठीक है भैया, इन्होंने हमें बताया है कि भैया उसमें हम गलती कर रहे हैं, झारखंड ही होगा, झारखंड ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं, देखो स्टैटिक जीके की बुक आप सबको पता होगा दोस्त। तो जिसका मतलब, ये देखो पहली बात तो माइंड सेट में ये रखना कि जिसके पास आपका पहली किताब, एक तो वो बच्चा हो गया, तो उसको बहुत सारे के क्वेश्चन है, मैं इसको खरीदूं ना खरीदूं, दोस्त वो आपके विवेक का मतलब क्वेश्चन है। आप चाहें तो उसमें लिख लें बहुत सारी चीज़ें समय निकाल करके। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो किसी दोस्त से आप इस किताब को लेकर के उससे आप डेटा शेयर करके लिख लेना। मेरे हिसाब से उतना स्पेस नहीं बचेगा, चीज़ें हौच पौच ही होंगी, क्योंकि फिर क्लास की चीज़ें भी हमको नोट डाउन करनी होती हैं। और वैसे भी वो मतलब जितना उसका कॉस्ट है उतने पर आपके लिए अवेलेबल है। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर 99। और सबसे पहले आई थी 99 में, ये पहली किताब है। और आज भी इसने अपना रिकॉर्ड स्थापित किया, ठीक है। और ये पहले भी अपना एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है। एग्ज़ाम के लिए इसने दिखाया है कि किस एग्ज़ाम के लिए कितने महत्व की किताब है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिन साथियों के पास आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो अब मैं ये चाहूँगा कि आपकी टेबल पर वो बुक हो, अपडेटेड है। अपडेटेड का मतलब 2024 तक के रिसेंट का कंटेंट, मतलब 25 दिसंबर तक का कंटेंट इसमें शामिल है। कोई भी परीक्षा हुई थी, आपका वनडे एग्ज़ाम कोई हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए क्या ज़रूरी था वो इस क्लास में शामिल है। क्लास कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें आपका इस बुक में वो शामिल है, ठीक है। एक थ्योरी कंटेंट है। और मेरे हिसाब से तो आज स्टैटिक जीके का जो महत्व है उस हिसाब से बड़ी शानदार किताब है। बाकी आप उसको देख लेते हैं, अपने तरीके से देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। तो कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? ले आप आज रात सकी सकते हैं इसको, फिर तो वो बाकी तो सेल में रहेगी, सेल में भी इतने की रहेगी, है ना, जितने की अब है उतने की तब रहेगी।
तो आप इसको आज परचेज कर सकते हैं, आपका अभी इवनिंग तक ही रहेगी। कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण, टेस्ट पूछ रहा है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी है। ओके, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाकी ऐसा नहीं है कि यार मैंडेटरी आपका सिलेक्शन इसी किताब से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या मुझे ये किताब लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फिर एफर्ट्स लगाओ, फिर मेहनत लगाओ। परचेज कर सकते हैं तो ही परचेज करें, नहीं करने की स्थिति में है तो कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं उसके लिए परेशान हो जाएं आप। इंग्लिश वर्जन 10 तारीख को आएगा, अभी इंग्लिश वर्जन नहीं है इसका। इंग्लिश वर्जन आपका 10 को आएगा, 10 दिसंबर को। कैश ऑन डिलीवरी हमारे एप्लीकेशन पे नहीं होती है साथी, ठीक है? वो अमेजन पे फिर आपको करना पड़ेगा, अमेजन पे कैश ऑन डिलीवरी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।